the value of n by m if 9m is equal to 4n। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जी है 9m is equal to 4n which implies कि 4n is equal to 9m। तो मतलब n is equal to 9 by m डिवाइड बाय 4। सही, हमने क्या मालूम करा, n by m मालूम करना है, तो n by m is equal to 9 by 4। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर हमारे पास 9 बाई m जो आ गया वो हमारे पास 9 बाई 4 आ गया। नेक्स्ट सवाल जी, द एज ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12। इफ द असलम एज इज इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ एजेस इंक्रीजेज बाई 5। व्हाट इज असलम एज? जी हमें एवरेज का फार्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में एलिमेंट्स क्या है, एजेस हैं, तो सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। सही है, या नंबर ऑफ पर्सनस या जो भी है। सही है, इधर हमारे पास 3 पर्सनस हैं और उनके सम क्या है जी, एवरेज सम हम करेंगे तो हमारे पास 17 प्लस 16 प्लस 12 आ जाएगा। और ये 3 बंदे हैं, सुहेल, अफजल एंड बिलाल, तो डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो ये 17 प्लस 16 33 आता है, 33 प्लस 12 45 आता है। तो ये 45 डिवाइड बाई 3 यानी 15 आ जाएगा। तो इनका, इन तीनों का जो एवरेज है सुहेल, अफजल एंड बिलाल का, वो हमारे पास 15 है। सही है, अब वो कह रहा है कि अगर उसमें असलम का की एज भी शामिल हो जाए फिर जो एवरेज है वो 5 से इंक्रीज़ होगा। देखिए पहले 5 थी, अगर असलम एज शामिल हो जाए तो फिर हमारे पास जो न्यू एवरेज है, तो मैं कह लेता हूँ जी न्यू एवरेज वो क्या होगी, वो 15 प्लस 5 20 हो जाएगी, क्योंकि वो 20 इंक्रीज़ हो गई जब असलम की एज शामिल हो गई। अगेन एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या होगा कि जी सम ऑफ ऑल दी एजेस, तो सम ऑफ ऑल दी एजेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि इधर नंबर ऑफ पर्सनस है जो कि 4 है। तो इधर मैं सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह 4 लिख दूंगा। अब एवरेज कितनी हो गई है, वो 20 हो गई है, तो इस एवरेज की जगह मैं इधर जाके 20 लिख दूंगा। तो मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल एजेस इज इक्वल टू, जब इधर मैं 20 लिख दूंगा, इधर इधर जाके मैं 20 लिख दूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 मेरे पास जो सम ऑफ एजेस आ जाएंगे वो 80 आ जाएंगे। तो इन चारों के सम ऑफ एजेस कितने हैं, वो 80 है। अब हमें इन तीनों के एजेस पता है 17, 16 और 12, जो कि मिलकर 45 बनते हैं। तो सिर्फ असलम की एज रह गई है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो हमने 80 माइनस जो इनकी सम ऑफ एजेस थी इन तीनों के, वो हमने इससे 80 से माइनस करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 35 मतलब है कि असलम की जो एज है वो 35 ईयर्स है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जब आ जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जहाँ पे दो नंबर के दरमियान सीक्वेंस में डिफरेंस है। आप देखें इसमें जो डिफरेंस है वो 10 है। इधर थ्रू आउट हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम का फाइंड करने के दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास ये फार्मूला है n डिवाइड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1d। एक दूसरा फार्मूला है जी, ये एक फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला है जी n डिवाइड बाई 2a1 प्लस an। सही है, इधर हमारे पास a1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, d डिफरेंस है जो कि 10 है। सही है, इस तरह से हमारे पास ये भी a1 फर्स्ट एलिमेंट है, an लास्ट एलिमेंट है। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। चले हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। अब टोटल जो है वो 1000 है और डिफरेंस 10 है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 होंगे। एन डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या नंबर ऑफ नंबर्स को, तो वो हमारे पास जितने कितने हैं, वो हमारे पास 100 है। ए1 हमारे पास 10 है और ए एन हमारे पास ये 1000 है, जो कि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है। सही, तो ये 50 इंटू 1010 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जिसका जो आंसर आएगा वो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये इसका सम ऑफ जो है, सम ऑफ इस सीरीज़ का आंसर है 50,500। सही, तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ करके कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को भी यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 20 बाई एक्स प्लस 16 बाई एक्स इज इक्वल टू 12। तो देखें 20 बाई एक्स, 20 डिवाइड बाई एक्स प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 है। सही है,
डिनोमिनेटर में दोनों में x है तो नोमिनेटर को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। 20 + 16 हमारे पास 36 आता है। तो 36 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 12 विच इम्प्लाइज 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू x। और 36 डिवाइड बाई 12 हमारे पास 3 आता है। तो इसका मतलब यह है कि 3 इज इक्वल टू x विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो हमारे पास 3 आ गई। सही है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। कंप्लीट द सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस में पहला जो हमारे पास इसमें आप डिफरेंस देखें कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा आता है। पहले 2 और 3 में कितना डिफरेंस है जी। 2 3 में आप डिफरेंस देखें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं जी कि 3 7 में हमारे पास कितना डिफरेंस है। सही है, 2 3 में 1 का डिफरेंस है। 3 7 में जो डिफरेंस है वो हमारे पास जी 4 है। इसी तरह 7 और 23 में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 16 है। तो मतलब अगर देखें तो ये 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 पावर 0। ये हमारे पास 4 पावर 1 हो गया, ये 4 पावर 2 हो गया, यानी 4 स्क्वायर हो गया। तो अब इसके बाद जो टर्म आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो 4 पावर 3 होगा, वो 4 क्यूब होगा। और हमें पता है कि 4 क्यूब इक्वल होता है 64। मतलब ये कि ये जो नंबर है 23, इसका अगला नंबर जो होगा उसका जो डिफरेंस है वो 64 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस 64 को इस 23 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू ऐड 23 + 64, दिस कम्स आउट टू बी द 87। तो इसका जो अगला नंबर है वो 87 है, क्योंकि इधर हमारे पास जो डिफरेंस है वो 4 पावर 0 है, इधर 4 पावर 1 है, इधर 4 पावर 2 है। तो इधर हमारे पास डिफरेंस 4 पावर 3 होगा, जिससे हमारे पास 87 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल। द ट्रेन ट्रेवल 6000 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू लाहौर इन 22 आवर्स। On return, the train took 28 hours because of engine failure. Find the average speed. अच्छा, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर्ड हो वो आप फाइंड करें, टोटल टाइम टेकन आप फाइंड करें। सही है, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी। एक साइड पे जो रास्ता है वो 6000 है कराची से लाहौर तक, और वापस ऑन रिटर्न में भी वही 6000 होगा। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा जी 12000 किलोमीटर। अब टोटल टाइम हमने मालूम करना है, तो एक साइड पे उसने 22 घंटे लिए। सही है, दूसरे साइड पे उसने 28 घंटे लिए। तो 22 + 28, तो ये 12000 डिवाइड बाय हमारे पास 50 आवर्स, 12000 किलोमीटर डिवाइड बाय 50 आवर होगा। सही है, तो ये 0 और 0 आपस में कट जाएंगे। सही है, और ये 5 1 हमारे पास जो है वो 24 120 आता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास 240 आता है। तो जो ट्रेन की स्पीड थे वो हमारे पास 240 किलोमीटर पर आवर थी। सही है, जो एवरेज स्पीड थी वो हमारे पास वो 240 किलोमीटर पर आवर है। सही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से ये एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। द कॉस्ट ऑफ n बुक्स इज r रुपीज़। अच्छा, n बुक्स की जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी रुपीज़ है, वो r रुपीज़ है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ m बुक्स। m कोई भी हो सकता है, r भी कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ हो सकता है। तो n बुक्स की अगर r रुपीज़ है तो 1 बुक का कितना होगा। 1 बुक का जाहिर सी बात है जो प्राइस होगा वो r/n रुपीज़ होगी। सही है, अब m बुक्स की कितनी होगी। m बुक की जो भी प्राइस होगी वो हमारे पास अगेन r/n मल्टीप्लाई बाय m होगी। सही है, तो मतलब mr/n। तो इसका जो राइट आंसर है फाइंड द कॉस्ट ऑफ n बुक्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो mr/n होगा। तो m बुक्स का जो प्राइस है वो हमारे पास mr/n रुपीज़ है। इसका राइट आंसर mr/n है। नेक्स्ट सवाल। A train covers 300 km in 3 hours and 20 minutes. On return, it covers the same distance in 2 hours and 40 minutes. Find the average speed. Again, average speed का सवाल आ गया। तो average speed हमारे पास कुछ यू फाइंड होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल डिस्टेंस कवर एक साइड से 300 किलोमीटर है और फिर ये रिटर्न भी हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कवर 300 किलोमीटर + 300 किलोमीटर, तो हमारे पास 600 किलोमीटर आ गया। अब टोटल टाइम टेकन। सही, टोटल टाइम कितना है, 3 आवर 20 मिनट जमा 2 आवर 40 मिनट। सही, तो 40 मिनट और 20 मिनट जमा होके आपस में 1 घंटा बनते हैं, और 3 + 2 भी 5 बनते हैं।
तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 3 और 2 5 हो गए, और 20 और 40 मिनट भी हमारे पास एक बनता है, तो टोटल हमारे पास 6 आवर लगे हैं। तो 600 किलोमीटर डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर है, और ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, फिर सवाल है फाइंड दी 101 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस गिवन है, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए देखें, आप तो एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहला जो टर्म है वो 1 है, डिफरेंस 3 है, तो 101 टर्म क्या होगा? जब पहला 1 है और बाकी 3 डिफरेंस है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 300 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करेंगे तो 301 हो जाएगा। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, अगर अंदाजे से नहीं करना चाहे तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो आप 101 टर्म फाइंड कर रहे हैं, और ए वन हमारे पास 1 है, और एन हमारे पास कितने हैं टोटल टर्म? वो 101 है, तो ये 101 माइनस 1, और डी हमारे पास 3 है, तो ये 1 प्लस 100 इंटू 3, मतलब 1 प्लस 300। तो ये हमारे पास जो 101 टर्म है वो हमारे पास 301 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एंटीनम ऑफ इनरवेट। इनरवेट कहते हैं जी कमज़ोर करना, तो इसका जो एंटीनम्स थे वो हमारे पास टफन है, स्ट्रेंथन है, इसी तरह हार्डन है। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स है या इसके एंटीनम्स है। इनरवेट का मतलब है कमज़ोर करना, तो टफन, स्ट्रेंथन, हार्डन ये हमारे पास इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। एनोलॉजी ऑफ पेन एक। पेन एक सिनोनिम्स है जो कि दर्द को कहते हैं। तो हमने इसमें एनोलॉजी में हमने जो है सिनोनिम्स आपस में ढूंढने थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास लेज़ी और लेटार्जिक था, क्योंकि लेज़ी और लेटार्जिक भी आपस में सिनोनिम्स है जिस तरह पेन एक आपस में सिनोनिम्स है। प्लेटफॉर्म ट्रेन, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है, इसी तरह शिप जो है वो क्वे पे रुक जाती है। तो इसका जो राइट एनोलॉजी थी वो हमारे पास क्वे शिप थी। सिनोनिम ऑफ फुलसम, जी फुलसम कहते हैं जी किसी चीज़ का मिकदार ज़्यादा होना। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे पास एबंडेंट है एक सिनोनिम, एबंडेंट, इसी तरह प्रोफ्यूज है, इसी तरह एक्सेसिव है, इसी तरह एक्सटेंसिव है, एक्सट्रेवेगेंट है। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स है, इसमें से कोई भी आ जाए तो वो सारे इस। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी फीट आर देयर इन 4.5 मीटर्स व्हेन 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। सही, तो 1 मीटर हमारे पास 3.281 फीट के बराबर है, तो 4.5 मीटर्स कितनी फीट के बराबर है? जाहिर सी बात है 4.5 मीटर हमारे पास बराबर होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.281। सही, तो इन दोनों को मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास फिर फीट आ जाएगा। तो सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आप दो डेसिमल प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से जो ज़्यादा लंबा डेसिमल है उसको आप पहले लिखा करें। तो मैं 3.281 को पहले लिखता हूँ, और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सही है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 ज़र 5 आता है, 5 8 ज़र 40 आता है, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, इधर मैं 0 लिख दूंगा, इधर मैं 4 लिख दूंगा। 5 2 ज़र 10 आता है, 10 प्लस 4 हमारे पास 14 होता है, तो इधर मैं 4 लिख दूंगा, इधर मैं 1 लिख दूंगा। 5 3 ज़र 15 आता है, 15 प्लस 1 हमारे पास 16 आ गया। इधर फिर मैं क्रॉस लगाऊंगा, और अब मैं 4 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा। सही है, तो ये अब मैं काट लूंगा। 4 1 ज़र 4 आता है, तो इधर मैं 4 लिख दूंगा। 4 8 ज़र 32 आता है, तो इधर मैं 2 लिख दूंगा, और इधर मैं 3 लिख दूंगा। 4 2 ज़र अगेन 8, 8 प्लस 3 हमारे पास 11 है, तो इधर मैं 1 लिख दूंगा, और इधर भी 1 लिख दूंगा। सही, उसके अलावा हमारे पास 4 3 ज़र 12 आता है, और 12 प्लस 1 हमारे पास 13 होता है। तो ये सब कुछ मैंने लिख दिया, मैंने इसको ऐड करना है। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। अब मैंने डेसिमल प्लेसेस किधर लगाना है? तो देखिए ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं राइट से, ये 3 नंबर्स पे हैं, और ये हमारे पास 1 नंबर पे है, तो 3 प्लस 1। तो इन सबको मैंने जमा कर दिया, तो इधर से मैं राइट पे 4 डेसिमल प्लेसेस इधर राइट से आऊँगा। 3 प्लस 1 4 होता है, तो इधर में आ गया। तो इसका जो मेरे पास आंसर है वो हमारे पास 14.7645 फीट आ गया। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 14.7645 फीट है।
नेक्स्ट सवाल, इफ 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 एंड 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास 3x प्लस 9y हमारे पास 12 की इक्वल है एंड 10x माइनस 18y हमारे पास 24 की इक्वल है। सही। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 3x प्लस 9y को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही, इस होल को, तो ये हमारे पास 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। सही। और इसको मैं ऐसे ही लिखने देता हूँ 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों को मैं जब ऐड कर लूँगा तो ये 18y आपस में कट जाएंगे और ये 10 प्लस 6 हमारे पास 16x हो जाएगा और ये 24 प्लस 24 हमारे पास 48 हो जाएगा। मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जो कि 3 है। अब मैं इस 3 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ। सपोज मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लूँगा विच इज़ 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। तो x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 इंटू 3 प्लस 9y हमारे पास 12 आ गया, विच मीन्स दैट 9 प्लस 9y इज इक्वल टू 12, विच मीन्स दैट 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 9 में इधर शिफ्ट करूँगा तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, विच मीन्स दैट y इज इक्वल टू 3/9 और 1/3। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास 1/3 है। नेक्स्ट सवाल, अ पर्सन सोल्ड प्रॉपर्टी इन 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है जी? 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, तो 1 मिलियन इतने के बराबर होता है। ये हमारे पास 1 मिलियन है। The commission agent gets 10% commission and pays 12% of that commission as tax. Find the tax amount paid. अच्छा, टैक्स अमाउंट पेड हमने फाइंड करना है जो कि 12% ऑफ 10% ऑफ दिस 1 मिलियन है। सही है, 1 मिलियन में चीज जीरो होते हैं अगेन। तो 12% का मतलब ये 12/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, परसेंटेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये मैं अपने परसेंटेज वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परसेंट का मतलब है बाई 100, अगेन ऑफ, तो ये 100,000। अच्छा, ये 4 ज़ीरो मैं इधर डायरेक्टली इनसे काट लूँगा। सही है, तो ये हमारे पास जी जो आंसर आ जाएगा वो 12,120 और ये हमारे पास और 2 ज़ीरो, तो 12,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया। टैक्स अमाउंट के पेड कितनी है? वो हमारे पास 12,000 है। तो इधर मैं लिख लूँगा कि टैक्स अमाउंट पेड इज इक्वल टू 12,000 जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 10% इफ परचेजिंग कॉस्ट इज 15,000। अच्छा, तो 10% हमारे पास प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है और परसेंट का मतलब होता है बाय 100। तो हमने 10% फाइंड करना है 15,000 का। तो अगेन ये 2 ज़ीरो इधर कट जाएंगे। सही है, और ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 1500। तो इसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 1500 है। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ कोल थर्मल। तो देखिए, जो कोयला है वो हमें थर्मल एनर्जी देता है, इसी तरह हमारे पास जो वाटर है वो हमें हाइडल एनर्जी देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाटर हाइडल है। बुक पब्लिशर जी, बुक जो है वो पब्लिशर उसको पब्लिश करता है, इसी तरह फिल्म जो है वो प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो फिल्म प्रोड्यूसर था। सिनोनिम ऑफ रिफ्यूट। रिफ्यूट कहते हैं जी तरदीद करना, या आप कहे कि जी मुस्तरद करना, या किसी बात को गलत साबित करना, किसी बात को झूठा साबित करना। तो ये सारे रिफ्यूट के मीनिंग्स हैं। सही। अब इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इसका हो सकता है सिनोनिम जी डिसप्रूव। सही। इसी तरह इसका सिनोनिम हो सकता है डिबंक, इसका सिनोनिम हो सकता है जी इनवैलिडेट। सही। तो ये सारे इसके सिनोनिम है, डिबंक, डिसप्रूव, इनवैलिडेट। सही, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट, इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब है कि नहायत ही कमज़ोर, बीमारी या भूख की वजह से कमज़ोर। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किनी आप उसे कह सकते हैं, या आप उसे बोनी कह सकते हैं। सही। या आप उसे कहते हैं कि बिल्कुल ही ढांचा स्केलेटल है। सही। इसी तरह आप उसको एक्सट्रीमली थिन भी कह सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स ऑफ इमेशिएटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबेस। अबेस का मतलब है बेइज्जत करना, जलील करना, रुस्वा करना। सही। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे पास ह्यूमिलिएट हो सकते हैं। सही।
ह्यूमिलेट इसका सिनोनिम है। इसी तरह बेलिटल इसका सिनोनिम है। इसी तरह डीमीन इसका सिनोनिम है। सही। इसी तरह डिग्रेड इसका सिनोनिम है। सही। इसी तरह डिसग्रेस इसका सिनोनिम है। इसी तरह लोअर लोअर करना, सही, जो कि डिग्रेड का ही सिनोनिम है, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एबिरेशन। एबिरेशन कहते हैं कि जी एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो एबनॉर्मेलिटी होंगे। सही, एबनॉर्मेलिटी। इसी तरह एनोमली, एनोमली भी इसका एक सिनोनिम होगा जो कि खुद ही एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं। इर्रेगुलरिटी इसका सिनोनिम हो सकता है, इर्रेगुलरिटी का सिनोनिम है। इसी तरह डिविएशन इसका सिनोनिम है। वेरिएशन इसका सिनोनिम है। सही। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं।